की पेपर जो है आज हम करने वाले हैं जीपीटी टू। जीपीटी टू का मतलब हुआ कि ग्रामर प्रैक्टिस टेस्ट टू। ठीक है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, देख सकते हैं आप सब। सेलेक्ट द मिसमैच्ड वन इन रिगार्ड्स टू सिंगुलर प्लूरल। यहाँ पे हम नाउन की बात कर रहे हैं। जब हम सिंगुलर नाउन से एक प्लूरल नाउन बनाना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर कोई जो है लेटर है, अगर कोई लेटर है तो उसे जब प्लूरल बनाना होगा तो कैसे बनाओगे। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर ये सही है तो इसका मतलब ठीक है, ये मैच्ड है। तो आप सभी को बताना सही है कि नहीं है। इसी प्रकार से मैं आप सभी से पूछूंगा कि अगर नंबर है, आपके एग्जाम में ये सारे आएंगे। अगर नंबर है, अगर कोई नंबर सपोज करो 5 है, अगर मुझे 5 का प्लूरल बनाना है या मुझे 10 का प्लूरल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। अगर मैं ये कहूं कि मेरे कॉपी में जो है 10 5 बार लिखा हुआ है, मेरे कॉपी में 10 5 बार लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा। बहुत सही। ठीक है। तो अब एक बात ध्यान दो। ठीक है। देयर आर 10 टेंस 5 टेंस इन माई कॉपी नोटबुक। ठीक है। तो आपको सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो आप एपास्ट्रॉफी एस लगाते हैं, मतलब एपास्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। अगर लेटर है, कोई कोई नंबर है, तो आप एपास्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, रट लीजिए। ये आपके एग्जाम में आएगा तो इसे करना ही है, गलती नहीं करनी है। इसी प्रकार बताओ, अगर आपके कॉपी पे ट्राइंगल बना हुआ है, अगर मान लो इस तरह के ट्राइंगल आपकी कॉपी में 5 बने हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे। आप कहना चाहते हो मेरे कॉपी में 10 ट्राइंगल हैं, तो आप क्या बोलोगे। ये फिगर की बात हो रही है, फिगर। अगर 10 फिगर बना है ट्राइंगल का तो आप क्या बोलोगे। देयर आर 10 ट्राइंगल्स इन माई नोटबुक। अब फिर ध्यान दो, ट्राइंगल्स के बगल में एस लगाएंगे कि एपास्ट्रॉफी एस लगाएंगे। तो ये सब आपको याद करना है, अच्छे से समझना है, ताकि आप एग्जाम में एकदम सही सही करके आ पाओ। अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब फटाफट देखें दूसरा वर्ड जो है। देखो ट्राइंगल लिखना नहीं है श्रीपति जी, फिर गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा, आपको सिंबल बनाना। अच्छा चलो, आप भी क्या करोगे, क्योंकि ट्राइंगल का सिंबल आपको कहाँ मिलेगा आप ये सोच रहे होगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ट्राइंगल का सिंबल नहीं मिलेगा। आप मुझे ये बता दो कि ट्राइंगल बनाओगे कि उसके बाद सीधे ट्राइंगल के बाद एस लिख दोगे। ऐसे देखो, क्या ट्राइंगल के बाद सीधे एस लिख दोगे या फिर एपास्ट्रॉफी एस लगाओगे। बस इतना बता दो, एपास्ट्रॉफी एस लगाओगे कि नहीं, अगर कोई फिगर है तो, अगर कोई सिंबल है तो यस अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लो कि एपास्ट्रॉफी एस लगेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सभी को ध्यान रखना है। अगर आप लेटर की बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं, या फिर किसी प्रकार के फिगर की बात कर रहे हैं, या फिर किसी प्रकार के सिंबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आप क्या करोगे, एपास्ट्रॉफी एस लगाओगे। अगर आपके कॉपी में डॉलर के 10 सिंबल बने हुए हैं तो आप क्या करोगे, 10 डॉलर का सिंबल बनाओगे और उसके बगल में एपास्ट्रॉफी एस लगाओगे। ये तरीका आपको अपनाना है। चलो, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे को देखते हैं। जो ओवम वर्ड लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं, तीसरे वाले पे चलते हैं। एजाइलम, जो एसाइलम है, इसका एसाइलम सही है तो यस एकदम सही है। अब आगे बढ़ते हैं, एजाइलम का जो है सीधे सीधे एसाइलम हो जाए। अरे हेमलता को भी मिल गया। पोर्टफोलियो का क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियोज, तो ये एकदम सही है। तो इधर सही है। ये वाला थोड़ा अलग टाइप का था इसलिए बताना जरूरी था। अब हम आते हैं ओवम पे। बहुत अच्छा वर्ड है ओवम, आप सभी को पता होगा। ओवम क्या होता है, मेच्योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। ठीक है। तो अब ओवम का जब आप देखते हैं तो इसका बन जाता है ओवा। तो ये जानबूझकर यहाँ पे गलत किया गया है। इसका प्लूरल क्या बनेगा, ओवम का प्लूरल बनेगा ओवा। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे एक चीज किया गया है, जो युवम है, युवम को ए में बदला गया है। ठीक है, युवम को ए में बदला गया। तो ऐसे कुछ ग्रीक और लैटिन वर्ड हैं जहां पे लास्ट में जब युवम आता है तो ए हो जाता है। ये ध्यान देना, ऐसे बहुत से प्लूरल बनाने के तरीके हैं। ठीक है, तो ये बताओ, कुछ मुझे और वर्ड बता सकते हो जहां पे युवम लास्ट में है और उसको बाद में ए कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो शायद आप लोग को वर्ड याद होगा, मेमोरेंडम एक वर्ड होता है, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम जो है, देखो इतनी चीजें एक साथ बता रहा हूं। मेमोरेंडम, यूएम क्या हो जाएगा, मेमोरेंडा। तो ये यूएम यहाँ पे बदल जाएगा और ए हो जाएगा और मेमोरेंडा हो जाएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं आपके एग्जाम में आया करते हैं और आप सभी को जानना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत से वर्ड हैं, जैसे एक है टर्मिनस। तो टर्मिनस का क्या हो जाएगा, टर्मिनाई। ठीक है, तो यूएस है। इरेंटम, बहुत अच्छा छाया। इरेंटम का क्या हो जाएगा, इराटा। ठीक है, तो ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो आपको ध्यान रखना एग्जाम के हिसाब से आता रहता है।
ठीक है। क्या बैक्टीरियम, बहुत अच्छा जी। डेटम का डाटा, बहुत अच्छा श्रीपति जी, बहुत अच्छा। डेटम का डाटा। और कोई वर्ड है? इसको नोट करो अपनी कॉपी में, यही एग्जाम में आने वाले हैं। एक दो तो हम आपको दिखा दिए, बाकी जो है बाकी को रट लो, वो एग्जाम में आएगा, फटाफट करना है। ठीक है। पोडियम का क्या बनेगा? अच्छा ध्यान दो, रीता बहुत अच्छा। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। बहुत अच्छा वर्ड है बैक्टीरियम, याद रखना। बैक्टीरियम का क्या हो जाएगा जी? बैक्टीरिया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इससे आप लोग तैयार कर लें, इससे तैयार कर लें आप लोग, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारा नोट कर लीजिए, ये आता रहता है। और ये सारे जितने इंपॉर्टेंट वाले आते हैं वो सब हमने बता दिया। ठीक है, आगे जब दूसरा टाइप आएगा तब बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है जी? फाइंड आउट द एरर इन रिगार्ड्स टू प्रोनाउन। प्रोनाउन के संदर्भ में आपको एरर बताना है। अब ध्यान दें, यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय द पार्टी टू बी अरेंज इन ऑनर ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस। अब इसमें क्या गड़बड़ी है? अगर आप ध्यान दें तो आपने एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कौन होता है भैया? जो वर्ब के बाद जितनी भी चीजें आती हैं उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, यानी वर्ब प्लस जो भी अदर चीजें आएंगी वो प्रेडिकेट होगा। और सब्जेक्ट क्या होता है? ठीक इसके पहले आता है। तो एक सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सीधी सी बात है, वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। वो सब्जेक्ट हमेशा किस केस में रहेगा? हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा। तो सब्जेक्टिव केस, आप सभी को केस पढ़ाया गया है। जो प्रोनाउन होते हैं उसके डिफरेंट केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऐसे ढेर सारे केस होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल्फ है ये यहाँ पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है ही नहीं। तो इसका सब्जेक्टिव केस माई सेल्फ का क्या होगा? आई होगा। तो इसीलिए यू एंड आई। ठीक है। अब एक प्रश्न और है आप सभी से, देखो मैं बार बार चीजें कनेक्ट करा रहा हूं, पता नहीं कितना आप याद कर पाओगे। इसे बार बार पढ़िए, मेरे एक लेक्चर का एक एक मिनट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे ये बताइए कि अगर हम इसको यू एंड आई बोल रहे हैं तो क्या हम इसे आई एंड यू नहीं बोल सकते? अगर आई एंड यू बोले तो क्या गड़बड़ी है? अगर हम बोले आई एंड यू विल एंजॉय द पार्टी टू बी कंटिन्यू टू बी अरेंज इन द ऑनर ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस, तो इसमें क्या कोई गड़बड़ी है? क्या हम इसे बोल सकते हैं कि नहीं? तो यस, आप बोल नहीं सकते। नो, आप बोल ही नहीं सकते। आपको 2-3-1 रूल एक पता होना चाहिए। और आपको याद रखना पड़ेगा 2-3-1 रूल क्या कहता है कि सबसे पहले सेकंड पर्सन का नाउन प्रोनाउन आएगा, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन का, फिर फर्स्ट पर्सन का। तो ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, इसी वजह से ये सेकंड है, थर्ड है नहीं, तो सीधे फर्स्ट पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल चिंता सही है। अगर अगर कभी फॉल्ट है, जैसे सपोज करिए आप अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप 1 2 3 लगा सकते हैं। अगर आपको फॉल्ट लगे तब, आपकी गलती है तब, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, तब 1 2 3 लगाइए। अदरवाइज ज्यादातर केसेस में आपको केवल 2-3-1 रूल को फॉलो करना है। ये एग्जाम का बार बार क्वेश्चन आ चुका है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? विच इज मिसमैच्ड वन रिलेटेड टू द वर्ब। वर्ब से रिलेटेड कौन सा मिसमैच्ड है? ये भी देखो, कुछ क्वेश्चन काफी बेहतरीन लाया गया है ताकि आप याद करो। अब ध्यान दो, जैसे ये हैंग है, ये हंग इसका सेकेंड फॉर्म है, और ये हैंग्ड थर्ड फॉर्म है। क्या ये सही है? आपको लग रहा होगा सही है। अब एक बात ध्यान देना है, एक्चुअली ये जो हैंग है ना, हैंग के दो मीनिंग होते हैं। कभी कभी एक वर्ड दो मीनिंग देते हैं। एक तो हैंग का मतलब होता है लटकाना, और ये जो लटकाना होता है ये किसी वस्तु को लटकाना होता है। यानी आप यदि किसी वस्तु को लटका रहे हैं तो हैंग। लेकिन यदि किसी आदमी को लटका दो, अगर किसी आप लटका रहे हो, और लटका किसको दो? किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी लिविंग बीइंग को लटका दिया आपने, तो ऐसे केस में दो मीनिंग हो गया। एक तो किसी वस्तु को लटकाना, एक हुआ कि लिविंग बीइंग को, आदमी को लटका देना। तो पहले वाले केस में जब किसी वस्तु को लटका रहे हैं तो हैंग, हंग, हंग हो जाएगा, सिंपल सा। लेकिन अगर दूसरा केस होगा तो हैंग, हैंग एंड हैंग। अब इसको याद रखने का एक तरीका है। जब किसी को हम फांसी पे लटकाते हैं तो आपने ध्यान दिया है, जब किसी व्यक्ति को फांसी पे लटका दो, किसी व्यक्ति को लटका दोगे तो उसकी गर्दन थोड़ी लंबी हो जाती है कि नहीं? जब किसी को फांसी पे लटकाओगे तो उसकी गर्दन हो जाएगी लंबी। और जब लंबी हो जाएगी तो इसीलिए यहाँ पे दो ईडी लगा दिया गया, बढ़ा दिया गया है। दो, जबकि इसमें लंबी नहीं हुई है, छोटी ही है। जितना 3 वर्ड का हैंग है उतने ही वर्ड में फोर फोर लेटर हैंग में भी है, और हंग में भी 4 लेटर है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग लंबी इसलिए कर दी गई है क्योंकि गर्दन लंबी हो गई है। तो किसी भी व्यक्ति को यदि लटका दोगे, लंबा कर दोगे, तो फिर गर्दन को यहाँ भी लंबा करना पड़ेगा स्पेलिंग में भी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आगे ध्यान दो, तो ये एकदम ध्यान रखना है, कभी गड़बड़ी मत करना भाई। अब आगे और बताते हैं, ये बहुत प्यारे प्यारे वर्ड हैं। लाई, लाई का मतलब होता है लेटना। जैसे पोएट जो है वर्ड्सवर्थ साहब जो है वो हमेशा क्या करते थे, जाके पहाड़ों पे लेट जाया करते थे, हैं, या फिर पेड़ के नीचे लेट गए।
तो वो लाई होता है लेटना, तो लाई ले लेन, ये हुआ। दूसरा जो वर्ड है ले, इस ले का मतलब होता है रख देना, किसी चीज को रख दो, ठीक है, तो ये रखने के सेंस में आता है। और तीसरा जो लाई है ये झूठ बोलने के सेंस में आता है, क्या जी, झूठ बोलना। तो ये तीनों याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये तीनों। अब जब वर्ब की बात आ रही है, वास्तव में ये जो क्वेश्चन लिया गया है जानबूझ के लिया गया, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जब वो पैसिव वाइज बनाते हैं ना तो उनको बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उनको वर्ब के तीनों फॉर्म याद नहीं होते। देखो दो प्रकार के वर्ब होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर वर्ब, बहुत ध्यान से सुनना है। एक होता है रेगुलर वर्ब, एक होता है इरेगुलर वर्ब। जो रेगुलर वर्ब होता है, ठीक है, वो फिक्स टाइप का होता है। जो इरेगुलर वर्ब होता है उसके तीनों फॉर्म बदला करते हैं, फिक्स नहीं होते। जैसे अगर मैं कहूं रेगुलर वर्ब तो आप क्या बोलोगे, कट कट कट, ये रेगुलर वर्ब है, एकदम सीधा सीधा है। कट कट कट, पुट पुट पुट, ये फिक्स वाले हैं, ठीक है। लेकिन जब इरेगुलर वर्ब पे आते हैं तो इनके फॉर्म बदला करते हैं, रेगुलर नहीं रहते। जैसे आपने अभी ये एग्जांपल देखे, ये सारे इरेगुलर वर्ब के एग्जांपल हैं, क्योंकि इनके फॉर्म बार बार बदल रहे हैं तीनों फॉर्म। कुछ और मैं इरेगुलर वर्ब बता रहा हूं, आप सभी को बताना है कि उनके फॉर्म क्या क्या होंगे, तीनों फॉर्म बताना है। जैसे बहुत अच्छा, दो लोगों ने गो वेंट गॉन, ठीक है, फ्लाई फ्लू फ्लोन, बहुत अच्छा जी। अब मैं एक दो वर्ब और बता रहा हूं, जल्दी से बताना। रन तो बच्चों वाला है, देखते हैं कितने लोग तीनों लिख पाते हैं। दोनों फॉर्म लिखिए, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, रन। फिर इसी प्रकार बिकम का लिखिए, जल्दी से लिखिए आप लोग, बिकम का क्या होगा। फिर इसी प्रकार से जो है आप लिखिए स्विम का, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है सारे। फिर अगर मैं पूछूं आपसे, आप वेयर का लिखिए, WEAR, बहुत अच्छा। ईट का, बहुत अच्छा, ईट का भी बहुत प्यारा है भाई, सारे याद रखने हैं। तो रन रैन रन, बिकम बिकेम बिकम, स्विम स्विम स्वयं स्वम, स्विम का किसी ने नहीं लिखा, जहां थोड़ा सा मेहनत, अच्छा उधर लिखा है, सीमा यादव ने लिखा, बहुत अच्छा जी। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, सीमा, दिव्या, हेमलता, रीता, मुनेन्द्र, अनीता, प्रीति, चंद्रेश, स्मिता, सबका नाम लिख दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ एक बार में। सतीश कुमार जी, प्रीति शुक्ला, रीता चौधरी, श्रीपति जी, किसी का नाम छूट जाए तो नाराज मत होना। छाया, ठीक है, मनीष कुमार जी, ठीक है। बिगिन, बिगैन, बिगन, बहुत अच्छा। वेयर का किसी ने नहीं लिखा, वेयर, अच्छा लिख दिया श्रीपति जी ने, ठीक है। वेयर और ओर्न, बहुत अच्छा वर्ड है, अक्सर लोग इसके थर्ड फॉर्म से कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा जी। चलो अगर मैं ये कहूं कि मैंने फटा हुआ कपड़ा पहना है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल का भी काम करता है, थर्ड फॉर्म। एक दिन और आप लोगों तो आई हैव ओर्न, ठीक है, ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेलेक्ट द मिसमैच्ड वन, मिसमैच्ड वन आपको बताना है। लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, ये आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर कभी भी लेटस आ जाए, अगर कभी भी लेटस आता है तो बिना सोचे समझे आपको रट लेना है कि दूसरी तरफ आएगा सैलवी। सैलवी एकदम रट लो, एग्जाम में आता है, बच्चे नहीं जानते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं लेटस गो फॉर अ वॉक, तो टैग हो जाएगा सैलवी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी पहले सी को देखते हैं। आई थिंक यू आर राइट, अगर कभी भी जो है आई थिंक यू आर राइट तो यहाँ पे आर है तो इसका निगेटिव आरंट यू हो जाएगा। अब जो मैं एक इंपॉर्टेंट वाला बात बता रहा हूँ, ध्यान दो। आई एम टायर्ड, जब आप बोल रहे हैं आई एम टायर्ड, तो आई एम का आर क्या सही है? कितने लोग भाई, ये श्रीपति जी आप बी आंसर कैसे बता रहे हैं? आई एम टायर्ड है तो यहाँ पे क्या होगा? आरंट कैसे लिख दिया आपने? बी क्यों बता रहे हैं, पिछला वाला रट के बता रहे हैं? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये सही है। और क्यों सही है ये आपको नहीं जानना, आपको रटना है, क्योंकि ये ग्रामर का नियम है। जैसे लेटेस्ट के लिए आप सेल वी का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार से अगर कभी भी आई एम आ गया तो आई एम के लिए टैग हमेशा जाएगा आर, आई एम के लिए हमेशा क्या जाएगा? आर, ठीक है। तो ये हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो, रट लो बहुत बढ़िया से, ये दो चीजें आपको बतानी थी, ठीक है। तो अगर लेटेस्ट आएगा तो सेल वी, और अगर कभी भी आई एम आएगा तो उसके लिए आरंट यूज होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, ये दो चीजें एकदम रट गया, रट जाना चाहिए अभी का अभी, तुरंत एग्जाम में आने वाला है। अब देखो, ही हैज बियरली एनीथिंग टू वेयर, हैजंट ही। अब ये बताओ, ये भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि अब यहां ध्यान दो कि ही हैज बियरली एनीथिंग टू वेयर, उसके पास शायद ही कुछ है पहनने के लिए, तो हैजंट ही क्यों है? अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो टैग होगा निगेटिव, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो टैग होगा पॉजिटिव। तो ये सेंटेंस निगेटिव नहीं है, फिर भी टैग जो है यहाँ पे निगेटिव दिया हुआ, पॉजिटिव है फिर भी। इसका रीजन ये है कि जो बेयरली वर्ड है ये ऑलरेडी निगेटिव है। तो अगर कोई सेंटेंस आपका पॉजिटिव दिखे लेकिन अगर कोई वर्ड उसमें निगेटिव यूज हो गया, जैसे बेयरली हो गया, स्कारसली हो गया, सेल्डम हो गया,
हार्डली हो गया, आप लोग को पिछली भी क्लास में बता चुका हूं कि अगर कोई सेंटेंस है, अगर उसमें ये वर्ड आ गए, बेयरली, हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, ठीक है, तो आप ये मानिए कि वो सेंटेंस अपने आप में निगेटिव हो गया, और ऐसे कंडीशन में जो उसका टैग होगा वो बनेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हैजंट ही ना बन के केवल क्या बनेगा, हैज ही बनेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, रट जा रहा है कि नहीं, तुरंत रट जाना चाहिए, इसीलिए बार बार रिपीट कर दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट बात है, एकदम यहीं का यहीं रट लो, दिमाग में सेट कर लो, और एकदम अच्छा करके आना है भाई। हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, 4 क्वेश्चन हो गए, बहुत टाइम लग रहा है, थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे जहां जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है, फाइंड आउट द एरर इन रिलेटेड टू द एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव से फ्लावर समझा है क्या? अच्छा, श्रीपति जी कह रहे हैं हमें फ्लावर मत समझिए। ठीक है भाई, फाइंड आउट द एरर इन रिलेटेड टू द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के संदर्भ में आपको एरर बताना है। अच्छा, राम इज स्मार्टर एनफ, क्या ये सेंटेंस सही है? पढ़ना है पूरा भाई। राम इज स्मार्टर एनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट, इस पोस्ट पे, इस महत्वपूर्ण पोस्ट पे सेलेक्ट होने के लिए राम पर्याप्त स्मार्ट है, पर्याप्त गुण है उसके अंदर, तो क्या स्मार्टर सही है? तो नहीं, स्मार्टर नहीं होगा। अच्छा देखो, अब बहुत बड़ी गड़बड़ी मुनेन्द्र जी कह रहे हैं, मुनेन्द्र जी सही हैं, और कौन कौन, एक मिनट, कोई स्मार्ट इनफ लिख रहा है क्या? अच्छा ये बताओ, अगर सेंटेंस को हम लिख दें इनफ स्मार्ट तो क्या दिक्कत है? जब किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है तो एडजेक्टिव तो हमेशा शुरू में आता है। स्मार्ट, इनफ स्मार्ट ना बोल दें? क्या इनफ स्मार्ट सही है कि स्मार्ट इनफ बोले? ये बताओ जल्दी से, जल्दी से आपको बताना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये इनफ बहुत खतरनाक आदमी, एक्सेप्शन है, ये कहता है मैं आगे नहीं आऊंगा, मैं हमेशा पीछे रहूंगा, तो ये हमेशा पीछे रहता है। तो अब क्या होगा, इनफ के बाद स्मार्ट आएगा, ये बात ध्यान देना है, लेकिन स्मार्टर नहीं आएगा। स्मार्टर गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई कंपेरिजन नहीं हो रहा है। कंपेरिजन जब होगा तब स्मार्टर लगाओगे, केवल एक आदमी की बात की जा रही है कि राम के बारे में, तो जब केवल राम की बात हो रही तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, यानी स्मार्टर ना होकर केवल क्या करेंगे, स्मार्ट यूज करेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए जी, बहुत अच्छा, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखो एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन चल रहे हैं। एडजेक्टिव हो गया, अब एडवर्ब पे आ गए, एडवर्ब पे आ जाओ जी। अब ध्यान दो यहाँ पे, विच इज मिसमैच्ड वन, इसमें से कौन मिसमैच्ड वन है, कहाँ पे गड़बड़ी आपको लग रही है, देखते हैं भाई। वेयर एवर आई गो, जहां कहीं भी मैं जाता हूं, यू कैन नॉट कम, वहां तुम नहीं आ सकते हो भाई। मैं जहां कहीं भी जाऊंगा वहां वहां कैसे आ जाओगे, हैं? तो ये कोई फिल्म थोड़े ना है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या भैया सही है? वेयर एवर जो है क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है? तो एकदम सही है, जहां जहां जाऊंगा मैं वहां वहां नहीं आना है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आगे बढ़ते हैं, इफ इट रेन्स टुनटुन विल स्टे एट होम, यदि वर्षा होती है तो टुनटुन को घर पे रहना पड़ेगा, क्या कंडीशन की बात हो रही है? हाँ जी हाँ, कंडीशन की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, चौथे वाले को पहले देखते हैं। गुनगुन बिहेव्ड इन सच अ वे दैट ऑल प्रेज्ड हर, गुनगुन ने इस तरह से बिहेव किया कि सभी ने उसकी प्रशंसा की। इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट की बात हो रही है, ऐसे काम किया कि उसको प्रशंसा मिली। तो सच दैट तो वैसे भी अपने दिमाग में बैठा लो कि सच और दैट का कॉम्बिनेशन तभी बनेगा जब रिजल्ट की बात होगी, अदरवाइज आप बात नहीं करोगे इसकी। ये हो गया जी। अब यहां पे बात करते हैं सी की, जो कि आपका आंसर है, जो कि इनकरेक्ट है। वेट अंटिल आई कम, इंतजार करो जब तक कि मैं आ नहीं जाता हूं, यानी जब तक कि मैं आ न जाऊं तब तक यहीं रुके रहो टुनटुन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ कोई पर्पज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये गड़बड़ी है। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन आ गया प्रीपोजिशन से, बहुत बढ़िया जी, देखते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने है। द गोट सबसिस्ट ऑन द फॉरेस्ट ऑफ फूड, ठीक है, गोट जो है सबसिस्ट, सबसिस्ट करने का मतलब क्या होता है, निर्वाह करना, ठीक है, निर्वाह करना, जीवित रहना, ठीक है, सरवाइव करना। तो गोट सरवाइव करता है फॉरेस्ट वाले भोजन पे। तो यहाँ पे जो सबसिस्ट के बाद प्रीपोजिशन आता है होता है ऑन, एकदम फिक्स प्रीपोजिशन है जो सबसिस्ट के बाद यही आएगा ही, पहली चीज। दूसरे की ओर बढ़ते हैं, तो इसलिए ऑन सही है, ऑन वाला हमें 2 ऑप्शन दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, बीइंग अप्राइज्ड, अप्राइज्ड का मतलब होता है इन्फॉर्म, ठीक है, इन्फॉर्म करना, इंटीमेट करना। बीइंग अप्राइज मतलब इन्फॉर्म होकर, मतलब यह जानकर, यह इंटीमेट, यह जानकर क्या, अवर अप्रोच, हमारे अप्रोच को जानकर, जो नजदीक वाले लोग थे, बगल वाले पड़ोस के लोग थे, वो क्या हुआ, मी केम आउट टू मीट देयर मिनिस्टर, वो अपने मिनिस्टर को मिलने आया। तो अब यहां ध्यान दो, अप्राइज के बाद हमेशा ऑफ आता है, तो ये रट लो, अप्राइज ऑफ। आगे बढ़ते हैं जी, तीसरा, द राइटर इज एविडेंटली इनएमर्ड, ठीक है, इनएमर्ड का मतलब समझो, इनएमर्ड का मतलब क्या होता है, टू बी इन लव विद,
किसी के लव में होना, किसी के प्यार में होना, किसी के प्रति प्रशंसा की भावना रखना। तो यहाँ पे क्या है, राइटर किसके प्रति प्रशंसा की भाव रख रहा है, अपने सब्जेक्ट के प्रति। सब्जेक्ट जो उसका विषय है, जैसे मैं इंग्लिश का टीचर हूं तो मैं इंग्लिश के प्रति एक प्रशंसा का भाव हमेशा रहेगा, हमेशा तारीफ करूंगा। तो इनेमर्ड ऑफ होता है, इनेमर्ड ऑफ, ये एकदम रट लो। ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होता है दुनिया में जिसे आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद केवल वही आएगा, आप कोई और अपने मन से यूज नहीं कर सकते। जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो फॉन्ड, आई एम फॉन्ड। तो अगर आप किसी चीज के शौकीन है, जैसे सपोज करो कि आपको कोल्ड ड्रिंक का बहुत बड़ा शौकीन है, आजकल के बच्चे पिज्जा के शौकीन है, सपोज करो टुनटुन पिज्जा का शौकीन है, तो टुनटुन इज फॉन्ड ऑफ, हमेशा फॉन्ड के बाद ऑफ ही आएगा, फॉन्ड ऑफ पिज्जा, फिक्स है ये। इसी प्रकार से ये सारे फिक्स वाले हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। तो अब ध्यान दो, द राइटर इज एविडेंटली इनेमर्ड ऑफ द सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, एम्बिशन डज नॉट ऑलवेज कंड्यूस। कंड्यूस क्या, कंड्यूस का पहले मतलब समझो। कंड्यूस का मतलब क्या होता है, सहायक होना। जरूरी नहीं कि जो आपका एम्बिशन हो वो हमेशा सहायक हो आपके अल्टीमेट हैप्पीनेस को, यानी आपका एम्बिशन आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस, जो सबसे बड़े लेवल का खुशी या सुख होता है, वो दे सकता है, ये जरूरी नहीं हो। कंड्यूस के बाद हमेशा आपको प्रयोग करना होता है टू। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ऑप्शन होगा ऑन ऑफ ऑफ टू, वो सही होगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया, कई बार हमें कोई वर्ड के मतलब नहीं पता होता है और इसलिए हम उसमें कुछ समझ ही नहीं पाते। मेरे ख्याल से अब चारों सेंटेंस बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और ये सारे डिफिकल्ट वर्ड के मतलब भी समझ में आ गए होंगे। अब ये कभी भूलोगे नहीं कि सबसिस्ट के बाद ऑन, अप्राइज के बाद ऑफ, इनेमर्ड के बाद ऑफ और कंड्यूस के बाद टू का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से कुछ और है, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिया गया, डायरेक्ट है। ये बताना इक्विट, इक्विट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? कन्विक्ट इक्विट दो वर्ड है, बहुत ही फेमस वर्ड है। कैन एनीवन टेल? कंप्लाई का कोई मतलब बताएगा? कंप्लाई विद मतलब फॉलो करना, पालन करना। जैसे आप यदि किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, यू आर कंप्लाइंग विद दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है जी, बहुत अच्छा। इक्विट का मतलब होता है बरी करना, दोष मुक्त करना किसी व्यक्ति को। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, उसे दोषी साबित कर देना। तो ये याद रखना, कई बार एग्जाम में सिंपल सा यही आ जाता है कि ये बताओ इक्विट का एंटोनिम क्या होगा। तो इक्विट का एंटोनिम क्या होगा? कन्विक्ट। कन्विक्ट का एंटोनिम क्या होगा? इक्विट। कन्विक्ट का मतलब दोषी बनाना, इक्विट का मतलब छोड़ देना, दोष मुक्त कर देना। कंप्लाई विद का मतलब फॉलो करना, तो ठीक है भैया। एलाइट, एलाइट का मतलब होता है उतरना। उतरने के साथ क्या आप एलाइट के बाद टू का प्रयोग करेंगे? डिस्पेंस विद एक फ्रेजल वर्ब है और डिस्पेंस विद फ्रेजल वर्ब इसका मतलब होता है टू स्टॉप यूजिंग समथिंग। जब किसी चीज को आप छोड़ देते हैं यूज करना, बंद कर देते हैं, तो डिस्पेंस विद करते हैं उससे। एलाइट फ्रॉम होता है, ये गलत है, यहाँ पे एलाइट फ्रॉम होगा। एलाइट का मतलब होता है गेट डाउन, उतर जाना। ठीक है, तो आई एम एलाइटिंग फ्रॉम द ट्रेन। ठीक है, एलाइटिंग फ्रॉम द प्लेन, तो हमेशा एलाइट के बाद आपको फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, वो देखते हैं। फाइंड आउट द एरर इन रिलेटेड टू द कंजंक्शन। कंजंक्शन से रिलेटेड आपको एरर बताना है। यहाँ बताइए भैया क्या गड़बड़ी है। ये वहां क्वेश्चन गलत हो गया था, फिलहाल अभी यहाँ पे अब ध्यान दे। टुनटुन इज नॉट सच अ गुड आंसर एज आई एक्सपेक्टेड, ये सेंटेंस एकदम सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, यहाँ पे नो एरर है। यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि सच के साथ एज का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर अगर रिजल्ट की बात होगी, मैं फिर पूछ रहा हूं, अगर रिजल्ट की बात होगी तो सच के बाद क्या करेंगे आप? दैट का प्रयोग करेंगे। अगर रिजल्ट की बात आ गई तो सच के बाद आप क्या करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज आप सच के बाद एज का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दें। जैसे एक सेंटेंस कोई बता सकता है, आप ऐसा कोई सेंटेंस बताएं जिसमें सच और दैट का प्रयोग हुआ हो, अलग अलग थोड़ी डिस्टेंस पे, बीच में कुछ और भी वर्ड आए हों। जैसे मैं कहूं कि देयर वाज सच एन वॉइस, वहां पे ऐसी शोर थी दैट वी कुड नॉट हियर आवर सेल्फ, कि हम लोग खुद को भी सुन नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो ये हुआ। तो सच और दैट हमेशा याद रखना, जब रिजल्ट की बात होगी तब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या बोल रहा है जी, जल्दी से ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट। भैया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, ध्यान दे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। क्या ही सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। यहाँ पे दो दो सेंटेंस हैं, अब यहाँ पहचानना है। पहला वाला सेंटेंस आपका असर्टिव है, तो ये असर्टिव के नियम से बनेगा, और दूसरा वाला सेंटेंस आपका इंपरेटिव है, तो इंपरेटिव के नियम से बनेगा। इंपरेटिव के केस में क्या होता है, वर्ब से पहले टू लगाते हैं, और असर्टिव के केस में दैट लगा के बनाते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं। ही सेड दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम एंड ऑर्डर्ड यू। यू को कहाँ ऑर्डर दिया है, तो ये गड़बड़ हो गया, यू को नहीं। ठीक है, आगे ध्यान दें, यू अगर होगा भी तो चेंज होता है। ठीक है, तो अगर यहां देखें तो फिलहाल आंसर आपका सी है, क्यों है उसको समझा दे रहा हूं। ही सेड दैट, दैट लगेगा क्योंकि पहला वाला सेंटेंस असर्टिव है। तो ही सेड दैट ही डिड नॉट, डू नॉट हमेशा क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा। तो ही सेड दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम। यू क्या हो जाएगा, प्रोनाउन भी तो बदलता है, प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का है ये, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे एक से ज्यादा लोग को संबोधित किया जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो ही सेड दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम एंड ऑर्डर्ड देम टू गो अवे। दूसरे वाले सेंटेंस में हमें ऑर्डर जैसा प्रतीत हो रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर्ड लग गया। तो ये आपका सी वाला सेंटेंस सही है भाई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, फिर से पढ़ लें, रिवाइज कर लें। हमारी जो चैनल पे दूसरी क्लासेज हैं, वहां मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, वहां आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं। ये क्या है, पैसिव वाइज बनाना है। पैसिव वाइज बनाना है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ नाउन को भी हमने घुमा साथ में ले लिया है, थोड़ा ध्यान देना है। राम गिव्स आर्म्स टू द पुअर ऑन मंडे। राम जो है पुअर्स को क्या देता है, आर्म्स दे रहा है, भिक्षा दे रहा है, मंडे को देता है। अब इसका पैसिव वाइज बनाना है, तो हमेशा ध्यान देना, हमेशा यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, यानी आप लोग याद रखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हो या डू आ जाए या डज आ जाए, अगर इन चार में से कोई भी कंडीशन आती है, तो हमेशा जो पैसिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा इज एम आर वाज वर्ब, इज एम आर सॉरी इज एम आर टेबल आएगा। तो अब यहाँ ध्यान दें, इज एम आर आर्म्स क्या है, आर्म्स को भिक्षा लोग हो सकता है सोच रहे हैं ये सिंगुलर है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल की तरह यूज होते हैं, अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेते हैं, तो आर्म्स उसी प्रकार का वर्ब है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि आर्म्स आर हो जाएगा। ठीक है, और गिवन टू द पुअर बाय राम ऑन मंडे, तो इसलिए सेंटेंस सही है। आई होप इट इज वेरी क्लियर, क्योंकि इज होगा नहीं, वाज होगा नहीं, वर होगा नहीं, तो आर यहाँ करेक्ट है, इसीलिए पहला सेंटेंस आपका सही है। ऐसे बहुत से वर्ब हैं जो प्लूरल होते हैं, जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है, अगर मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, जो बताएगा मेरा दिल खुश हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो है सचिन तेंदुलकर ने पहली पारी में 100 रन बनाए थे, जल्दी बताइए। सचिन तेंदुलकर ने पहली पारी में 100 रन बनाए थे, कौन बनाएगा, देखते हैं कौन बनाता है, जल्दी से बनाए, फास्ट। इसमें आपका मैं कुछ चेक करना चाह रहा हूं। सचिन तेंदुलकर ने पहली पारी में 100 रन बनाए, वाह, स्मिता शाही के लिए भी तालियां हो जाए। अब सब लोग समझ रहे हैं, जो लोग ग्रामर को अच्छे सीख रहे हैं समझ रहे हैं। यस स्मिता, मैं यही चेक करना चाहता था कि आप इनिंग्स लिख रहे हो कि इनिंग लिख रहे हो। ठीक है, एक्चुअली इनिंग एक ऐसा वर्ड है, इनिंग कोई वर्ड ही नहीं होता है, इनिंग्स ही होता है। यानी वो चाहे सिंगुलर यूज करो चाहे प्लूरल यूज करो, इनिंग्स ही लिखना है आपको। तो ये रटना है कुछ चीजें जो आपके दिमाग में धीरे 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 सेट कर लीजिए, एग्जाम में गड़बड़ी बना के आएगा, वहां इनिंग लिख देगा, और आपको ध्यान देना इनिंग नहीं हो सकता, इनिंग्स ही होगा, इसीलिए गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड। अब ध्यान दो, ये भी बहुत बढ़िया है। स्कोर्ड बोल दीजिए, मेड का भी कोई इशू नहीं है, अलग अलग तरह से लोग यूज करते हैं, वहां कोई इशू नहीं है, जहां इशू है उस पर बात करते हैं। चलो भाई, तो आपको कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड बनाना है। अब कॉम्प्लेक्स को जब कंपाउंड बनाते हैं, तो फिर एक बात ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ता है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ये किस प्रकार के कंजंक्शन से बनता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो किस कंजंक्शन से बनता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ठीक है, और जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो किससे बनता है जी, वो बनता है किस प्रकार के कंजंक्शन से, वो बनता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अब आपको यदि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पता ही नहीं है तो कैसे करोगे जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पता रहेगा तभी आप जो है कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में बदल पाओगे। तो अब एक बात ध्यान देना कि मैंने एक फार्मूला बताया हुआ है, काई फार्मूला, और काई फार्मूला में सारे प्रकार के चारों कंजंक्शन आ जाते हैं, बस मैं नाम बता दे रहा हूं, ध्यान रखना एग्जाम में आता है। यहाँ सी का मतलब होता है क्यूमुलेटिव, ए का मतलब होता है अल्टरनेटिव, दूसरे ए का मतलब होता है एडवर्सेटिव, आई का मतलब होता है इलेटिव। तो ये काई फार्मूला आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके अलग अलग कंजंक्शन होते हैं। फिलहाल यहाँ पे एज सुन एज के लिए जो कंजंक्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं। टुनटुन सा द टाइगर, टुनटुन ने टाइगर को देखा, एंड एट वंस ही रैन अवे। ठीक है, तो एंड कंजंक्शन जो है ये वास्तव में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और कोऑर्डिनेटिंग में भी देखा जाए तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करोगे, टुनटुन ने टाइगर को देखा और भाग गया, भी तुरंत चला गया वहां से, तो ये सही है। तो अगर आप देखेंगे ग्रामर के हिसाब से, ध्यान दे दोनों टेंस पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, उसके हिसाब से आपका पहला वाला सेंटेंस 100% सही है। बाकी जो है गलत है, कहीं कहीं सी हो गया, कहीं कुछ कर दिया गया है जानबूझ के, बाकी तीनों गलत कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप इट इज वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है जी, यस ओके।
सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस इन रिगार्ड्स टू द पंचुएशन। पंचुएशन के संदर्भ में आपको इनकरेक्ट वाला बताना है। और बताइए भाई, इंग्लैंड फ्रांस एंड इटली फॉर्म्ड एन अलायंस, एकदम सही है भाई। वी शुड नॉट डिवाउट, वी शुड बी डिवाउट एंड हम्बल, चेयरफुल एंड सीरीन, एकदम सही है। दिस डन सी रिटर्न टू द ओल्ड मैन विद अ लवली स्माइल ऑन हर फेस, एकदम गलत है। दिस डन यानी ऐसा करके, इसके बाद आपका लगेगा कॉमा, क्योंकि जब एक बात कंप्लीट होती है तो उसके बाद दूसरा शुरू करना है आपको। वैसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी कहलाता है, जो वर्ब अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, तो वहां पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है। तो यहाँ पे एक तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात कंप्लीट हो गया, दिस डन ऐसा होकर, ठीक है, सी रिटर्न, तो यहाँ पे कॉमा लगेगा, यही यहाँ पे सही होगा, बाकी सब सही है। यहाँ पे भी ध्यान दे, पॉल द पास्टर, ये जो पाल के बाद द पास्टर लगा हुआ है, इसी को बोलते हैं केस इन अपोजिशन। जब कोई किसी नाउन को एक दूसरा नाउन या कोई नाउन फ्रेज और ज्यादा एक्सप्लेन करता है तो उसे आप कॉमा लगा के लिख सकते हैं कॉमा के अंदर, और ये दिखाता है केस इन अपोजिशन। या आप उसको ब्रेकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो दोनों बात अपने दिमाग में आपको रखना है। तो सबसे पहला है आपका फ्रिजिड। फ्रिजिड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज बहुत ज्यादा ठंडा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा आइसी हो तो फ्रिजिड है, ठीक है। यहाँ पे जो गैलिड वर्ड है, गेलिड, ठीक है, जेलिड इसको बोलेंगे, जेल से बना हुआ है जेलिड, इसका मतलब भी होता है एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक है। अब ये जो प्रीम वर्ड है, इस वर्ड को समझना, ये थोड़ा सा एक लिटरल सेंस में आया हुआ है, थोड़ा डीपर लेवल पे कन्नोटेशन वाली मीनिंग है। प्रीम का मतलब फिलहाल एक औपचारिक पर्सन होता है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही फॉर्मल होता है। अगर कोई फॉर्मल है तो अक्सर ऐसे व्यक्ति को हम लोग दैनिक भाषा में बोलते हैं कि बहुत ठंडा आदमी है। मतलब ऐसा आदमी चाहता है कि हर कोई जाए तो उसका पैर छुए, नमस्ते करे, हैं, और हर उससे बहुत ही ज्यादा मतलब शिष्टाचार दे। अगर थोड़ा भी किसी ने कम किया तो वो बहुत नाराज हो जाता है, तुरंत र्यूड हो जाता है, ठीक है। आसानी से सभी के साथ घुल मिल नहीं सकता है। बहुत से लोग को आप देखोगे बहुत सीरियस टाइप के होते हैं ना, जल्दी बोलते हैं ना कुछ, तो उस तरह के एकदम ठंडा टाइप का आदमी, तो उस सेंस में इसको प्रीम वर्ड को यूज किया गया है। वास्तव में बहुत बढ़िया वर्ड है। इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि थोड़ा सा तल्लुक मिजाज टाइप का होता है और बहुत ज्यादा केयर के साथ बोलता है, अपने व्यवहार को मैनेज करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोमेंट, ये फोमेंट का जो यहाँ पे यूज आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा आर्केइक यूज हो गया है, ये फिलहाल हो गया है। अभी आपको दूसरा भी यूज बता रहा हूँ। फिलहाल फोमेंट का मतलब ये समझो कि जब किसी व्यक्ति को घाव वगैरह लग जाता है, कहीं घाव हो जाता है, वुंड हो जाता है, तो आप मेडिकेटेड वाटर से, गर्म वाटर से उसके मतलब हाथ पैर या उंड को धोते हैं, तो उस वर्ड के लिए, उसके लिए भी फोमेंट वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेद वर्ड है, इसका भी मतलब यही हुआ कि आप गर्म पानी से या मेडिकेटेड वाटर से जो थोड़ा हॉट हो, उससे जो है शरीर के किसी भी अंग को, भाग को आप पूछते हैं, ठीक है, तो आप उसे बेद करना बोलते हैं। स्टूप का भी मतलब यही हुआ, स्टूप, ठीक है। ये तो एक मतलब दूसरा मतलब हुआ, ये फिलहाल अभी यूज नहीं होता, ये आर्केइक यूज है। लेकिन एक दूसरा यूज बता रहा हूं, जो फोमेंट वर्ड है, इसका एक बहुत बढ़िया यूज है। इसका मतलब ये होता है किसी को उत्तेजित करना। क्या करना भाई? किसी को उत्तेजित करना, किसी को उत्साह देना। जैसे अगर मैं पूछूं कि शेक्सपियर के किसी एक ड्रामा का बताओ नाम, जो बहुत ही फेमस ड्रामा है, जहां पे एक महिला एक पुरुष को बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देती है। पुरुष वो चीज नहीं करना चाहता था, लेकिन महिला ऐसा ऐसा उदाहरण देती है, इतना भयानक तरीके से उसको भड़का देती है कि वो पुरुष जो है उत्तेजित हो जाता है बहुत ज्यादा। यस, तो बहुत अच्छा आप लोग समझ गए हैं। उस ड्रामा का नाम है मैकबेथ, और मैकबेथ में एक औरत है जिसका नाम है लेडी मैकबेथ। तो लेडी मैकबेथ जो उसकी पत्नी है, वो उत्साह देती है कि तुम्हें किंग डंकन को जाके मारना ही है, जो कि बहुत हिचकिचा रहा था, फाइनली जाके मारता है। तो इंस्टिगेट करती है, ठीक है। अच्छा, दीप्ति मिश्रा का एक शब्द है, पूछ रहे हैं आर्काइक। आर्काइक का मतलब यह होता है दीप्ति, आउटडेटेड, जो आजकल यूज में ज्यादा नहीं होता है, बहुत पहले यूज में होता था, लेकिन अब आउट ऑफ यूज है, उसे आर्काइक बोलते हैं, ठीक है। तो फोमेंट का जो प्रेजेंट में बहुत ज्यादा यूज होता है, वो इस सेंस में होता है उत्तेजित करना किसी को, ठीक है। तो उत्तेजित के अगर मैं पूछूं कि और कुछ सिनोनिम बताइए, ठीक है, और कोई सिनोनिम बताइए। yes, बिल्कुल प्रीति शुक्ला, वो भी सही है, किसी फूड वगैरह को भी फोमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दें, फिलहाल यहाँ पे उत्तेजित करने के मैं कुछ कहूँ और सिनोनिम बताओ, तो एक सिनोनिम होगा इंसाइट, INCIT, बहुत ही फेमस वर्ड है इंसाइट। इंस्टिगेट, INSTICAT, इंस्टिगेट। और क्या होता है? और जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। इवोक, बहुत अच्छा। प्रवोक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, प्रवोक, ठीक है। तो ये सारे वर्ड याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजिटेट, बहुत अच्छा। तो ये सारे वर्ड आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आगे। आगे बढ़ते हैं। अब वेन की बात करते हैं। वेन का मतलब क्या? यस, स्टूमुलेट, सही है स्मिता। अब आगे ध्यान देते हैं, वेन का मतलब क्या होता है? जब किसी का हेल्थ कम होने लगता है, मतलब कोई चीज ड्विंडल हो, डिमिनिश हो, कम हो जाए, वेन का मतलब होता है कम होना, ठीक है। वैक्स का मतलब क्या होता है? वैक्स का मतलब जल्दी से बताना है। अगर आप वैक्स कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई?
किसी चीज को आप यूनाइट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो अब ये गड़बड़ हो गया। रैली करने का मतलब कोई चीज इंप्रूव करना, किसी चीज को बेहतर करना। वैक्स तो आप जानते हो, वैक्स से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, मोम से जोड़ेंगे ही तो इसका मतलब ये उल्टा हो गया। एक तरफ है भैया कम होना, दूसरी तरफ आप कह रहे हो बढ़ा रहे हो, जोड़ रहे हो, तो ये उल्टा हो गया और यही गलत है, क्योंकि आपको सिनोनिम को मैच करना था, ये तो एंटोनिम टाइप का आ गया, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। बाकी ये वर्ड जो लिम्पिड है, इसका भी मतलब समझ लो। लिम्पिड मतलब क्या होता है कि कोई चीज जब बहुत ही क्लियर होती है, स्पष्ट होती है, तो उसे लिम्पिड बोलते हैं। लूसिड, पेलुसिड, ये दोनों इसी का सिनोनिमस है। कोई चीज एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो, आर पार दिखे, तो उसे लिम्पिड या लूसिड बोल सकते हैं। लूसिड ऐसे लैंग्वेज में भी यूज करते हैं कि टीचर ने बहुत ही लूसिड तरीके से चीज को समझाया, कॉन्सेप्ट को समझाया, यानी बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, इन अ लूसिड मैनर, तो वो भी होता है सरलता से। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बहुत ढेर सारे वर्ड्स को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो भाई एक बार मुस्कुरा दो, एक बार ताली बजा दो, कुछ ऐसा प्रयास करो कि मुझे लगे कि यस यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर इंजॉइंग द क्लास। आगे बढ़ते हैं जी। आगे देखते हैं भाई, विच पेयर इज इनकरेक्ट इन रिगार्ड्स टू एंटोनिम। एंटोनिम के संदर्भ में कौन सा पेयर जो है इनकरेक्ट है वो देखते हैं भाई। तो देखो ध्यान दो भैया, अब एंटोनिम वाला देखना है कि कौन एंटोनिम नहीं है, ठीक है। तो फ्लुएंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत धारा प्रवाह है तो फ्लुएंट है भाई। हाल्टिंग का मतलब रुक रुक के चल रहा है, धारा प्रवाह नहीं चल रही है, तो इसका मतलब ये उल्टा है, एकदम सही बात है। एडेप्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा निपुण है, किसी चीज में बहुत ज्यादा योग्य है, ठीक है, पारंगत है, तो एडेप्ट है। इनेप्ट का मतलब क्या हो गया, अयोग्य है, उतना अच्छा नहीं है, नौसिखवा है, तो इसका मतलब ये भी उल्टा हो गया। टेंट का मतलब क्या होगा, किसी चीज पे दाग लगा दो, किसी चीज को ब्लैमिश कर दो, तो इसका मतलब आप टेंट कर रहे हो, ठीक है। तो प्यूरिफाई का मतलब क्या हो गया, अगर कोई चीज ब्लेमिश हो गया, दाग लग गया, तो उसको प्यूरिफाई कर दो भाई, प्यूरिफाई कर दोगे तो शुद्ध कर दोगे, तो ये भी सही है भाई। तो इसका मतलब ये तीनों एंटोनिम है, तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो गया कि ये एंटोनिम नहीं है, सिनोनिम है। आप समझ लेते हैं। रिडंडेंट एक बहुत अच्छा वर्ड होता है। रिडंडेंट का मतलब होता है जिसकी आवश्यकता नहीं है, यानी जो अनावश्यक हो, आवश्यकता से अधिक हो, अननेसेसरी हो, ठीक है, ये मतलब होता है। डिफ्यूज का मतलब भी सेम वही चीज है। डिफ्यूज का मतलब भी कोई चीज अतिरिक्त है, ठीक है, अनावश्यक है, सुपरफ्लुअस है, जिसकी जरूरत नहीं है, तो ये दोनों सिनोनिम हो गए, और इसीलिए यहाँ पे मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमें तो एंटोनिम चाहिए था। तो अगर वास्तव में हम कहें भैया इसका एंटोनिम बताओ, एंटोनिम बताओगे तभी बहादुर मानेंगे, तो देखते हैं कौन एंटोनिम बता रहा है। तो एंटोनिम, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा है तो कम उसका क्या होगा, इसका मतलब स्केर्सिटी होगा, स्केर्सिटी होगा, मीगर होगा, ये सारी चीजें आएंगी जो कम को दिखाएंगी। स्कैंट्री होगा, ठीक है, सफिशियंट होगा, डर्थ होगा। बहुत अच्छा जी, तो बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं। इतनी वोकैबुलरी याद कर लो कि फिर एकदम आनंद आ जाए। इतनी वोकैबुलरी आपको एक क्वेश्चन में देख रहे हैं, कम से कम 10 से 15, 20 वोकैबुलरी दे रहा हूँ, ठीक है। सब नोट करते जाओ, याद करते जाओ। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं और देखते हैं भाई क्या है। विच पेयर इज इन करेक्ट रिगार्ड्स टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के संदर्भ में कौन सा पेयर गड़बड़ है। बहुत अच्छा वर्ड आया, स्टाइल। ये जो स्टाई वर्ड है, ये क्या होता है, अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, जहां पे पिग को रखा जाता है, जहां पे सूअरों को बंद करके रख दिया जाए, सारे सूअर को एक जगह रख दो, तो उसे हम बोलते हैं स्टाई। अब स्टाई जो है वर्ड को, यहाँ पे दो बातें बता रहा हूं, एक तो नाउन होता है, यानी जहां पे सूअरों को रखा जाता है, और एक वर्ब के रूप में भी यूज होता है, और वर्ब का मतलब यही होता है कि एक सुअर को किसी स्टाई में रखना, ठीक है, यह सुअर बाड़ा कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सुअर को स्टाई में रख रहे हैं, कीप कर रहे हैं, तो रखना भी स्टाई होगा, और नाउन भी है, सुअर बाड़ा भी इसका मतलब होगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो ये नाउन वर्ब दोनों के रूप में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले मैचिंग की ओर, यानी सही मैचिंग है पहला वाला। दूसरा देखते हैं भाई, अन आफ्टरनून और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले। जब जब कोई प्ले या फिल्म या शो को आप आफ्टरनून में देखते हैं तो वो मैटनी शो कहा जाता है। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। कैपेबल ऑफ बेंडिंग इजिली विदाउट ब्रेकिंग, अगर किसी चीज को आप दबा रहे हो, ठीक है, बेंड कर रहे हो, लेकिन वो टूट नहीं रहा है, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, ये जो क्वालिटी उसके अंदर है, इसका मतलब वो प्लायबल है, PLIABLE, प्लायबल, प्लायबल बोलते हैं। और अगर मैं कहूं कि अगर वो कैपेबल नहीं है, टूट जा रहा है, तो प्लायबल बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, प्लायबल यूज होता है। फिर आप फिजिबिलिटी कह सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड हमेशा यूज होता है प्लायबल। अब आगे बात करते हैं कि ये बताओ कि अगर जो चीज टूट जाएगा, क्षण भंगुर है, उसे मोड़ो तो टूट जाए, उसके लिए वर्ड कोई बताएगा, जो बताएगा मन खुश हो जाएगा। यू आर गिवन टाइम। बहुत अच्छा, श्रीपति जी के लिए तालियां हो जाए। फ्रेजाइल, ब्रिटल, राजकुमार जी बहुत अच्छा, ब्रिटल स्मिता, ठीक है। तो फ्रेजाइल आप बोल सकते हैं, मतलब आप कर रहे हैं नाजुक है, टूट जा रही है, ठीक है। आप ब्रिटल बोल सकते हैं, जो एग्जैक्ट होगा वो ब्रिटल, फ्रेजाइल, ये ज्यादा बेहतर है। ट्रांजिएंट का मतलब तो कम समय का, मतलब आप दूर तक ले जाइए, लेकिन एग्जैक्ट जो होगा प्लायबल का वो ब्रिटल, एकदम एग्जैक्ट सही है। फिर आप फ्रेजाइल भी ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कस्टमर ऑफ अ शॉप, बार और प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट।
कोई भी आप सिनेमा देखने जा रहे हो या बार में डांस वांस जहाँ होता है वहां लोग जा रहे हैं, किसी शॉप पे जा रहे हैं, तो जो कस्टमर वहां पे बार बार जाते हैं किसी शॉप पे, उन कस्टमर को आप क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा वर्ड है, तो उनको बोलते हैं क्लाइंटेल। बहुत अच्छा वर्ड है क्लाइंटेल। आप लोग को पता था कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लाइंटेल। याद कर लो। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो यहाँ पे भैया गड़बड़ी क्या थी? गड़बड़ी थी क्वेश्चन नंबर सी, जो कि मैचिंग नहीं हो रहा था, बाकी सारे मैचिंग है। सेलेक्ट द मिसमैच्ड फ्रेजल वन। अब फ्रेजल वन जो मिसमैच है वो देखते हैं जी। बहुत अच्छा अच्छा चीजें बताने जा रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। गो बाई को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बाकी तीन को देखते हैं। गो फार का मतलब क्या होता है? गो फार का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए कहते हैं ना, आई विल गो फॉर दिस, यानी आप क्या करोगे? इस चीज को चुनोगे। गो फार का मतलब क्या? किसी चीज को चुनना चाहते हो। या ये भी हो सकता है कि आपका टारगेट हो। जैसे मैं कहूं ये बताओ इतने एग्जाम है, किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो? तो आई विल गो फॉर सिविल सर्विसेज, तो इसका मतलब आपका वो टारगेट हो सकता है, आप उसको प्राप्त करना चाहते हो। तो चूज करना, ऑप्टेन करना, ये सब कुछ भैया इसी में आएगा। टू डिसाइड टू डू समथिंग, वो क्या होगा भैया? गो फॉर होगा। क्लियर है? होल्ड ऑफ का मतलब समझो। होल्ड ऑफ का मतलब क्या हो गया? कि किसी चीज को आप होल्ड ऑफ, होल्ड का मतलब जोर से पकड़ना, ऑफ का मतलब छोड़ देना। तो अगर होल्ड ऑफ कर रहे हो तो इसका मतलब ये कर रहे हो कि उस चीज को डीले तुम कर दे रहे हो। अगर आप किसी चीज को होल्ड ऑफ कर रहे हैं तो इसका मतलब उस चीज को आप डीले कर दे रहे हैं, आप उस चीज को पोस्टपोन कर दे रहे हैं। तो होल्ड ऑफ का मतलब डीले करना, पोस्टपोन करना। तो ये हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? टू फास्ट समथिंग, तो ये गड़बड़ हो गया, डीले करना होगा, तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। फिलहाल और भी देख लेते हैं। ज्वाइन आपका मतलब क्या होता है? जो टू एंगेज इन, बिकम ए मेंबर, आप किसी चीज को आप मेंबर बन जाए, एंगेज कर लीजिए, ठीक है भैया। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि गो बाई बहुत ही प्यारा वर्ड है, इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने जो है ऑक्सफोर्ड की जो एक अलग से डिक्शनरी आती है फ्रेजल वर्ब की, उससे मैंने कुछ चीजों को कंसल्ट किया, मैं बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आप लोग फटाफट नोट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। जो गो बाई वर्ड होता है, इसका जो एग्जैक्ट जो मतलब यहां पे हम बताना चाहते हैं वो ये है कि टू वॉक फास्ट, आप तेजी से जब चलते हैं। टू टू गो बाई का मतलब क्या होता है? टू वॉक फास्ट, यानी तेजी से चलना। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, आपको सुनना है, बाद में आप नोट कर लेंगे। आई एम सिटिंग हियर वॉचिंग द पीपल गो बाय। मैं यहां बैठा हूं यह देखते हुए कि लोग जो है गो बाय कर रहे हैं। गो बाय का मतलब तेजी से चल रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं। तो ये हुआ आई एम सिटिंग हियर वॉचिंग द पीपल गो बाय। ठीक है, तो गो बाय का मतलब टू वॉक फास्ट, तेजी से चलना। एक तो ये हुआ। एक दूसरा मतलब क्या होता है? पासिंग ऑफ टाइम, जो समय है वो पास होता जाता है, तो वो भी एक मतलब है। अगर आप सिंपल सा बोल रहे हैं कि गो बाय, ठीक है, तो इसका मतलब इफ टाइम गोज बाय, इसका मतलब इट पासेस। अगर कोई समय गो बाय कर रहा है, इसका मतलब वो पास कर रहा है। तो बहुत सिंपल वे में है। एक आपने मतलब समझा कि कोई चीज फास्ट, कोई किसी पर्सन का तेजी से चलना, और दूसरा अगर समय के संदर्भ में कहें तो बस उसका पास होना, यानी वो गो बाय हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को जानना चाहिए। आप लोगों ने वर्ड सुना बाई गॉन? बाई गॉन, अगर बाई और गान दोनों को मिला दे और इनके क्रम को पलट दे तो एक वर्ड बनता है, कंपाउंड नाउन बनता है, कंपाउंड वर्ड बनता है, जो कि ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं एडजेक्टिव है, एक कंपाउंड एडजेक्टिव बनता है बाई गॉन। किसी को पता है बाई गॉन का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और बहुत बार अलग अलग तरीके से आप जब फ्रेजेस, सेंटेंसेस या कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो वहां आ सकता है। बाई गान का मतलब क्या होता है? बीता हुआ, पास्ट, अर्लियर फॉर्म। तो बाई गान का मतलब पास्ट, ठीक है, कोई चीज जो बीत चुका है, ठीक है, उसको आप बोलते हैं अर्लियर। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप बोल सकते हैं बाईगान एरा, बाईगान डेज, बाईगान पीरियड, बाईगान मंथ, बाईगान ईयर, यानी बीता हुआ समय, बीता हुआ पीरियड, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप कह सकते हैं कि दीज प्रोजेक्ट्स बिलोंग टू द बाईगॉन एरा। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बीते हुए एरा को बिलोंग करते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि इन बाईगॉन डेज में, बीते हुए दिनों में, द फूड वाज कुक्ड विद अ लेस अमाउंट ऑफ फैट, बहुत ही कम जो है फैट के साथ भोजन को बनाया जाता था। तो बाईगान के बहुत अच्छे अच्छे यूज हैं, ये आपने देख लिया। एक बाईगान से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया कहावत है, एक प्रोवर्ब है, जो आप सभी को जानना चाहिए, जो मैं अभी ऐड कर रहा हूं, आपके एग्जाम में आ सकता है। वो अगर कोई बता दे तो बहुत अच्छी बात है, फिलहाल मैं बता रहा हूं। आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा, बीती ताही बिसार दे। कभी सुना है बीती ताही बिसार दे? इसका मतलब क्या है? अगर दूसरे शब्दों में, इजी लैंग्वेज में बोलूं, तो जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। हाँ बिल्कुल, बहुत से लोगों ने लिखा है लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो होगा वो लिखना है लेट बाईगॉन्स। अभी किसी ने करेक्ट नहीं लिखा है, ठीक है, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, ये आपका एग्जैक्ट जो कहावत है वो नोट कर लें आप लोग। लेट बाईगॉन्स, ठीक है, बी बाईगॉन्स, नोट कर लें।
इसका मतलब जो बात हो गई बीत गई उसको छोड़ दो, भूल जाओ, अब आगे बढ़ जाओ अपने जीवन में। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। कितनी ढेर सारी चीजें देने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे तो शायद मुझे अगले ग्रामर की क्लास से पहले तक खूब याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। चलो सेलेक्ट द इनकरेक्ट। हाँ, बहुत अच्छा जी, बीती ताही विशाल दे आगे की सुधिले, बिल्कुल ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट एग्जाम्पल, इनकरेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे ध्यान, विमिसिकल, विमिसिकल का मतलब आप सभी को पता है भैया क्या होता है। विमिसिकल मतलब सन की, जो आदमी सन की टाइप का होता है, इसेंट्रिक, उसे विमिसिकल बोलते हैं। ध्यान रखना, सिनोनिम भी ध्यान रखो भाई, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, कंटिगुअस। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, मिला हुआ। ठीक है, मिला हुआ। आगे बढ़ते हैं, एडजेसेंट का मतलब कोई चीज सटा हुआ है तो एडजेसेंट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेकुलर। तो ये ध्यान दें, स्पेक्टेकुलर, तो ये जो वर्ड है ना, इसकी स्पेलिंग में गड़बड़ी है, यहाँ पे ई नहीं होगा, यहाँ ए होगा। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर, याद रखेंगे। इसका मतलब होता है शानदार। ठीक है, कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, ठीक है, या कोई बहुत अच्छा शानदार दृश्य हो तो आप इसके लिए यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेलेक्ट द मिसमैच ईडियम एंड फ्रेजेज। जो मिसमैच ईडियम और फ्रेज है भैया, देखना है, उसको मैच करना है। बहुत अच्छा है। टू मेकअप फार, टू मेकअप फार का मतलब क्या होता है, किसी चीज की भरपाई करना। हिंदी में लिख लो, भरपाई करना या पूरा करना, कोई चीज कमी है उसको पूरा करना। जैसे टुनटुन जो है, अब जो है विदेश चला गया है और उसके घर में अब टुनटुन बड़ी बहन चली गई, जो सारे घर की जिम्मेदारी ले रखी थी, तो अब छोटी बहन हार्टिका है, अब उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई, तो उससे अब टुनटुन की कमी की भरपाई भी करनी है। ठीक है, तो टू रिप्लेस समथिंग दैट इज लॉस्ट और डैमेज, या ऐसा कुछ भी समझ, किसी भी चीज के संदर्भ में जो अब नहीं है उसको रिप्लेस करना, उसकी कमी को पूरा करना, टू मेकअप फार होता है। आगे बढ़ते हैं, ट्विस्ट समवंस आर्म, किसी के बाह को मरोड़ देना। इसका मतलब क्या हुआ भैया, मरोड़ना, इसका मतलब उसे परसुएड करना कुछ करने के लिए। ठीक है, किसी व्यक्ति को बार बार किसी चीज के लिए करने के लिए मनाना। आगे करते हैं भाई, ड्राई रन, ये बहुत अच्छा वर्ड है। ड्राई रन का मतलब क्या होता है, रिहर्सल ऑफ एन इवेंट परफॉर्मेंस, किसी परफॉर्मेंस, किसी इवेंट का रिहर्सल करना। ठीक है, उसको बोलते हैं, यानी पूर्वाभ्यास। कोई आपके स्कूल में, कॉलेज में, कहीं नाटक, कोई भी प्ले होने वाला, नाटक होने वाला, अगर आप उसको रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी को बोलते हैं ड्राई रन। आगे बढ़ते हैं, एट अ स्नेल स्पेस। इसका ध्यान देना, स्नेल बहुत ही स्लो चलता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, स्लो स्पीड होती है उसकी, तो यहाँ पे वेरी फास्ट ना होकर वेरी स्लो होता है। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही है। कछुआ चाल घोगे की गति, बिल्कुल सही है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज तो टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। और सेलेक्ट द मिसमैच फॉरेन वर्ड। फॉरेन वर्ड बार बार दे रहा हूं ताकि आप लोग याद करो भाई। मैग्नम आपस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कहा जाता है कि पैराडाइज लॉस्ट इज द मैग्नम आपस ऑफ, किसका मैग्नस आपस है ये है जॉन मिल्टन का। तो यानी जब किसी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क की बात करोगे, ठीक है, तो आप मैग्नस आपस की बात करते हो। नी प्लस अल्ट्रा, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन इसका मतलब जो है वो गलत दिया हुआ है। नी प्लस अल्ट्रा का मतलब होता है द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है उसी को आप बोलते हैं नी प्लस अल्ट्रा। ठीक है, यस। अब आगे ध्यान देते हैं, मी कल्पा या कल्पा, जो भी पढ़ लो भाई। एन अक्नॉलेजमेंट दैट समथिंग, समथिंग इज वंस फॉल्ट, कोई व्यक्ति ये स्वीकार करे कि मेरे अंदर ये कमी है, तो उसको बोलते हैं ये फॉरेन वर्ड। फिर मोडस ऑपरेंडी, ये बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, अ पर्टिकुलर वे या मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, किसी, हर व्यक्ति के काम करने का अलग अलग तरीका होता है, तो किसी व्यक्ति के किसी काम करने का जो पर्टिकुलर तरीका होता है उसी को मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। क्या सभी को पूरी बात समझ में आ गई है? सारा क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। एक वर्ड बस और छूट गया था, जिससे मैं सोच रहा हूँ क्यों छोड़ा जाए, तो उस वर्ड को बस बता दे रहा हूँ। एक जगह प्रोटोटाइप वर्ड आया था, प्रोटोटाइप, तो प्रोटोटाइप वोकैबुलरी में आया था। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का जो प्राइमरी वर्जन होता है, जो सबसे पहला वर्जन, जो बेसिक वर्जन होता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का, उसी को हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। और फिर उसी से जितने भी आने आने वाले प्रोडक्ट हैं और आने वाली चीजें अगर वो बनाई जाए, ठीक है, तो जो बेसिक वर्जन होगा, जो सबसे पहला वर्जन होगा, ठीक है, उसी को आप प्रोटोटाइप बोलेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, मॉडल आप बोल सकते, यस, किसी चीज का मॉडल हो, बिल्कुल फर्स्ट वर्जन। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा भी प्लीज प्रयास करिए, आप लोग के लिए इतना बेहतरीन चीज दिलाया जा रहा है, तो आप लोग इसे अपने पास ना रखें। बहुत कम पैसे में क्यों प्रयास किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। तो एक छोटा सा ऐड है, इसको आप लोग देख लें।
कई सालों से तैयारी करने के बाद भी क्या आप सरकारी नौकरी से वंचित हैं? वो भी केवल इंग्लिश ग्रामर की वजह से? क्या आपके सिलेक्शन में ग्रामर ही सबसे बड़ी बाधा है? क्या आप भी ग्रामर के रूल्स और वोकैबुलरी बार बार याद करने पर भी भूल जाते हैं? तो आपकी इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए SK सर लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी का ऑल इन वन बैच, जिसमें आपको SSC, TGT, PGT, बैंकिंग, स्कूल ओलंपियाड्स, NDA, CDS, रेलवे, UP पुलिस, दिल्ली पुलिस और सिविल सर्विसेज CSET जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी बेसिक टू एडवांस लेवल पर कराई जाएगी और साथ ही आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये ऑल इन वन बैच आपको मिलेगा मात्र 200 रुपए पर मंथ के अट्रैक्टिव प्राइस में। तो बिना वक्त गवाए आज ही ज्वाइन करें और अपना सिलेक्शन पक्का करें।